यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपिक परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन अभी कंटिन्यू करेंगे हम, और एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 20 मैंने स्टार्ट किया था और अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20। ओके, इफ द प्राइस ऑफ अ वॉच, आप अपनी बुक ओपन करो एंड स्टेटमेंट रीड करो। आई एम ऑल्सो रीडिंग द स्टेटमेंट। If the price of a watch is increased by 15%, the increase in price is ₹90. आपको प्राइस में इंक्रीज दे रखा है ऑलरेडी। What was the price of watch earlier? उसकी पहले कीमत क्या थी वॉच की? ठीक है, तो आप लेट कर लो, लेट द प्राइस ऑफ वॉच, आप नोट डाउन भी साथ साथ करते रहो। प्राइस ऑफ वॉच, पहले उसकी जो कीमत है आप उसको लेट कर लो कि वो x थी, राइट। तो 15% ऑफ x जो इंक्रीजिंग वैल्यू है वो अर्लियर प्राइस के ऊपर इंक्रीज हुई है। वो इंक्रीजिंग प्राइस आपको गिवन है कि वो 90 है। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, इंक्रीज इन प्राइस जो है, इंक्रीज इन प्राइस वो आपके पास गिवन है 90। कल मैंने जब ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रही थी तो वो क्या कहते हैं दूसरे तरीके से उसको किया था, बट ये इस तरीके से होगा। यहाँ पर इंक्रीज इन प्राइस दे रखा है, यहाँ पर आपको प्राइस इंक्रीज होने के बाद की वैल्यू नहीं दे रखी है। मैंने उसको वो समझ लिया था कि बाद की प्राइस दे रखी है, लेकिन ये हमें दे रखा है कि प्राइस में इंक्रीज जो हुआ है वो 90 रुपीज हुआ है। तो वो आप पहले वाली प्राइस के ऊपर ही फाइंड आउट करोगे ना। तो ये परसेंट हटाएंगे हम, तो नीचे लगेगा 100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इनटू x इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/100। जब हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 100/15। 15 1 जा 15, 15 6 जा 90। तो उसकी अर्लियर प्राइस क्या थी ₹600 और 90 रुपीज जो है वो इंक्रीज हो गई थी। अगर आपको इस क्वेश्चन में ये लिखा होता ना कि इंक्रीज होने के बाद प्राइस 690 है, तब आप उस तरह से करते जैसे मैं आपको कल करा रही थी। लेकिन अभी जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो उसी तरह से होने हैं आपके। तो अभी मैं वो बता रही हूँ आपको 21 क्वेश्चन। You first please note down these questions in your notebook very properly, और उसको साथ साथ आप रिवाइज भी करते रहना ताकि आपको क्लैरिटी रहे इन चैप्टर्स की। Now I am taking the 21 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लूंगी मैं, आप नोट कर लो। आई एम वेटिंग। और उसके बाद आज थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में भी बताएंगे कि आपकी अगली एक्सरसाइज जो है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, देखो 21 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो आपको कल मैं बता रही थी कि इंक्रीज होने के बाद या डिक्रीज होने के बाद अगर प्राइस ऐड करके दी हो या लेस करके दी हो तब वो क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। फाइंड द नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 30%। जब 30% इंक्रीज हो जाता है प्राइस, इट बिकम्स 39। तो आपको इंक्रीज होने के बाद की प्राइस दे रखी है, तो लेट कर लो, लेट द अर्लियर प्राइस जो है या ओरिजिनल प्राइस भी लिख सकते हो, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी ₹X। ठीक है, मान लो ओरिजिनल प्राइस जो है वो क्या है X रुपीज है। ठीक है, तो 30% अगर हम इसका इंक्रीज करते हैं, अगर हम इंक्रीज करते हैं 30% इंक्रीज इन प्राइस, X का 30% इंक्रीज करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 को X से मल्टीप्लाई करेंगे 3X और ये 10 में आ गया। तो ये प्राइस में इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज होने के बाद प्राइस क्या बन जाएगी, पहले प्राइस X है
अभी 3x अपॉन में 10 है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई शर्ट खरीदी, ठीक है, पहले वो शर्ट मिलती थी 500 रुपीज की, ठीक है, उसकी अर्लियर प्राइस जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो 500 रुपीज थी, और अगर उसमें 50 रुपीज इंक्रीज हो गया तो बढ़ने के बाद उसकी प्राइस अगर आपको 550 रुपीज दी हुई है, तो आपको अगर बढ़ी हुई कीमत पूछनी है, इंक्रीज प्राइस पूछनी है, तो वो कितनी है, 50 रुपीज, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है। तो ओरिजिनल प्राइस x है और यहाँ पर बढ़ी हुई कीमत 3x अपॉन में 10 है। तो बढ़ने के बाद कीमत क्या हो जाएगी, न्यू प्राइस क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखो न्यू प्राइस। ओरिजिनल प्राइस में जो इंक्रीज प्राइस है वो ऐड करेंगे। तो जब आप ऐड करोगे तो इसको इस तरह से मत लिख देना 3x में 1x ऐड किया तो 4x अपॉन में 10, ऐसे कभी नहीं करना। यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका क्या है, 1 है, तो 10 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा, 10 आएगा। 10 को x से मल्टीप्लाई किया 10x, 10 से 10 कैंसल हो गया 3x, 10x में 3x प्लस करेंगे 13x अपॉन में 10। यहाँ तक समझ आया। ये आपकी न्यू प्राइस आ गई और आपके पास न्यू प्राइस गिवन है। न्यू प्राइस आपके पास गिवन कितनी है, गिवन है न्यू प्राइस कितनी गिवन है, 39 रुपीज हो रही है वो प्राइस, ठीक है। कितना रुपीज, 30 रुपीज नहीं लिखा हुआ तो आप रुपीज नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई यूनिट नहीं लिखा है तो आप नहीं लिखेंगे। तो ये इंक्रीज होने के बाद जो आपकी प्राइस थी वो 13x अपॉन में 9, 13x अपॉन में 10, तो 13x अपॉन में 10 ये इक्वल हो जाएगा 39 रुपीज के। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिखो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इस तरह से भी कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, 13x को 1 से मल्टीप्लाई करो और 39 को 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पर 13x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 13x ही आया और ये आ गया आपका 390। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड बोथ साइड बाय 13, इसको 13 से डिवाइड करोगे तो x ही रहेगा, इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो आपकी ओरिजिनल जो वैल्यू थी वो आपकी क्या आ गई, ओरिजिनल वैल्यू 30, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल प्राइस जो है, ओरिजिनल नंबर, यहाँ पर नंबर दे रखा है, प्राइस नहीं दे रखा, तो आप ओरिजिनल नंबर ही लिखेंगे, ठीक है, इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। अगर प्राइस लिखा होता तो मैं प्राइस लिखती, यहाँ पर आपको नंबर दे रखा है हर जगह, तो यू विल राइट द नंबर, ठीक है। At every place you will write the number। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, आंसर क्या लिखोगे, ओरिजिनल नंबर भी 30। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? एक बार मैं फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। देखो, इसको लेट कर लेना, ओरिजिनल नंबर आपका x है, तो नंबर में इंक्रीज कितना हुआ, 30%। तो 30% ओरिजिनल नंबर का इंक्रीज, 0 से 0 कैंसिल होने के बाद ये आपका आ गया 3x अपॉन में 10। तो न्यू नंबर कैसे फाइंड करोगे, ओरिजिनल नंबर में इंक्रीज नंबर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आपका आ गया 10 1 जा 10x प्लस 3x, तो 13x अपॉन में 10 आ गया। अब आपके पास न्यू नंबर गिवन है 39, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये भी न्यू नंबर है, ये भी न्यू नंबर है, व्हेन यू कंपेयर दिस तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 13x को 1 से मल्टीप्लाई किया और 39 को 10 से, तो 13x इक्वल टू 390, x की वैल्यू क्या आ गई, 30। तो ओरिजिनल वैल्यू जो है, ओरिजिनल नंबर जो है वो आपका क्या आ गया, 30। You please note down this question. Then I will take the next question। जब reduce वैल्यू दे रखी हो, ये इंक्रीज वैल्यू थी, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे जब रिड्यूस वैल्यू दे रखी हो। नोट करो ये क्वेश्चन।
मैंने अभी यहीं तक रब किया है ताकि आप इसको कंप्लीट उतार लो। ठीक है, अब हम 21 का सेकंड पार्ट जो है वो आपको समझा रही हूँ। उसमें जो नंबर है वो रिड्यूस हुआ है, डिक्रीज हुआ है। देखो क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं। फाइंड द नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 8% इट बिकम 506। जब डिक्रीज हो जाता है तो वो नंबर जो है 506 बन जाता है। जब इंक्रीज हुआ था तो बड़ा था, मैंने प्लस किया था। अब डिक्रीज हुआ है तो मैं ओरिजिनल नंबर में से ये क्या करूंगी, माइनस करूंगी। तो कैसे करेंगे, लेट कर लो पहले, लेट ओरिजिनल नंबर बी, लेट ओरिजिनल नंबर बी एक्स। ठीक है, तो डिक्रीज परसेंट कितना दे रखा है, डिक्रीज इन परसेंट कितना गिवन है, डिक्रीज इन परसेंट 8% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, डिक्रीजिंग परसेंट कितनी दे रखी है, 8%। तो ओरिजिनल वैल्यू आपकी x थी, तो 8% उसका डिक्रीज निकालेंगे तो डिक्रीज वैल्यू क्या आ जाएगी, डिक्रीज वैल्यू क्या आ जाएगी, x का 8%, परसेंट हटाया तो नीचे 100 लग गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 25। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x अपॉन में 25। ठीक है, अब ये डिक्रीज हुई है वैल्यू, पिछली बार इंक्रीज हुई थी लास्ट क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में, और अब क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ओरिजिनल वैल्यू से जब ये डिक्रीजिंग परसेंटेज निकालने के बाद तो न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यू नंबर क्या आ जाएगा आपका, न्यू नंबर आ जाएगा ओरिजिनल नंबर में से ये वाला नंबर 2x अपॉन में 25 वी विल सब्ट्रैक्ट, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, कुछ नहीं है तो 1 पुट करेंगे, और ये 25 एलसीएम आ गया, ये आपका आ गया 25x माइनस 25 से 25 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 2x। 25x में से 2x चला गया, 23x अपॉन में 25। यहाँ तक समझ आ गया। जब डिक्रीज होगा तो यहाँ माइनस करेंगे, व्हेन वी आर गिवन द इंक्रीज वैल्यू कि बढ़ गया है तो अब तब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में वो नंबर डिक्रीज होने के बाद नंबर बन जाता है, न्यू नंबर गिवन है, न्यू नंबर कितना गिवन है, ये आपके पास गिवन है न्यू नंबर क्वेश्चन में 506। ये नंबर जो है डिक्रीज होने के बाद कितना बन जाता है, 506 बन जाता है। तो आप कैसे फाइंड करोगे इसको, आपका न्यू नंबर निकला था एज पर द जो हमने सोल्यूशन अभी किया 23 अपॉन में 25, 23x अपॉन में 25, और ये आपका न्यू नंबर जो है गिवन है डिक्रीज होने के बाद 506। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखना भी है आपको, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, 23x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 23x मल्टीप्लाई 1, और 25 को 506 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 23x को 1 से मल्टीप्लाई किया 23x, और ये है 25 इंटू 506। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ये 23 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब इसे राइट हैंड साइड में हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, अब 506 को 23 से डिवाइड करके देखो, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आएगा 46, और 10 में से 6 गया 4, ऊपर से कैरी किया अगेन 6, 23 2 जा 46। तो ये कितने से कट गया आपका, कैंसल हो गया 22 से। अब आप 25 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, 25 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 110,
और 22 2 जा 44 में 11 प्लस करेंगे 550। तो आपका नया नंबर, न्यू नंबर क्या बन गया आपका 550। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे आप, देन न्यू नंबर बी 550। समझ आया आपको ये क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन यू विल ट्राई इट योरसेल्फ, क्योंकि उसमें भी सेम रिड्यूस वैल्यू दे रखी है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, देखो। प्राइस ऑफ ए शर्ट इज रिड्यूस बाय 7%। एक शर्ट की जो वैल्यू है 7% रिड्यूस होने के बाद वो वैल्यू बन गई 465। तो आपको ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है। तो लेट कर लेना, लेट ओरिजिनल प्राइस भी x, और x का 7% फाइंड करना, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। और जो न्यू नंबर आएगा x में से जो वैल्यू निकलेगी वो माइनस करना, और आपको न्यू नंबर जो दे रखा है वो 465 है। यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, ओके। और टुडे आई एम स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। Note down this question. I am giving you 1 or 2 minutes. Please note down this question in your notebook. Note करो। हम exercise, now I am taking the exercise 8.3. First, I will tell you what is profit and loss. Yes, student. Today our new topic is profit and loss. What is profit and loss? Profit and loss क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेन जो है 10 रुपीज का बाय किया, ठीक है, और उसे आपने सेल कर दिया, आपने किसी दूसरे को उसको दिया 12 रुपीज का, तो आपको 2 रुपीज क्या हो रहा है, उस पे प्रॉफिट हो रहा है। वेन द, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डीलर है, शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने कोई शर्ट जो है वो मान लो 100 रुपीज की खरीदी है, और उसने कस्टमर को 120 रुपीज की आगे सेल कर दी है, तो उसको 20 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर एक डीलर जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल उसे 100 रुपीज की खरीदी, लेकिन उसने जो सेल की है वो 90 रुपीज की उसने सेल की है, तो उसे 10 रुपीज का क्या हो रहा है, देन ही अर्न लॉस। तब उसे क्या हो रहा है, 10 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, एक बार फिर से मैं कंफर्म कराऊंगी कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज सेलिंग प्राइस एंड व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस। तो इनके बारे में थोड़ा सा पहले बताती हूँ, ये डेफिनेशन भी इसकी लिखना, कॉस्ट प्राइस की, सेलिंग प्राइस की। फर्स्ट राइट डाउन द कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस की डेफिनेशन लिखो। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? डेफिनेशन लिखो, द प्राइस एट विच, द प्राइस एट विच the article is purchased, at which the article is purchased, article मतलब कोई चीज या कोई वस्तु, ठीक है। the price at which the article is purchased by the dealer, ठीक है, by the dealer is called cost price, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को एब्रीवेटेड कैसे करते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म जो है इसकी सी डाल के डॉट डाल के पी, ठीक है, ये है कॉस्ट प्राइस। नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की डेफिनेशन लिखो, द प्राइस एट विच, द प्राइस एट विच
द आर्टिकल इज सोल्ड, अब बेचा जा रहा है, ठीक है, आर्टिकल इज सोल्ड बाय द डीलर, जिस कीमत पर आर्टिकल बेचा जा रहा है, सोल्ड किया जा रहा है, उसे बोलते हैं बाय द डीलर इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को एब्रिवेटेड कैसे करते हैं, एस लिख के डॉट डाल के पी, दिस इज सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट के बारे में बताती हूँ। प्रॉफिट होता है जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है तो प्रॉफिट होगा। जब आपने कोई चीज बेची ज्यादा में है, कम में खरीद के ज्यादा में सेल की है, तो आपको प्रॉफिट होगा। और जब कोई आर्टिकल ज्यादा में खरीदा था लेकिन कम में सेल किया, तो तब आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट की डेफिनेशन लिखो, इफ द सेलिंग प्राइस is more than cost price is called profit, right? और लॉस जो होता है वो क्या होता है, लॉस क्या होता है, when the cost price, if the selling price is less than the cost price, जब सेलिंग प्राइस कम होती है कॉस्ट प्राइस से, इट मींस कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। इफ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, देन देयर विल बी लॉस, ठीक है, देयर इज अ लॉस, देयर इज ए लॉस। जब सेलिंग प्राइस कम होगी कॉस्ट प्राइस से तो क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। अब आपको ये डेफिनेशन जो है बुक में भी गिवन है 165 पेज पे, यू विल नोट डाउन, आप वहां से भी नोट डाउन कर सकते हो, और ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखी हैं। और अभी जो प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस, इसको अभी आप दो फॉर्मूलाज भी लिख लेना, यहाँ पर लिखो प्रॉफिट इक्वल टू, ये दो फार्मूला नोट कर लेना, 1 मार्क्स में आते हैं। प्रॉफिट जो होता है वो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके आता है, ठीक है। और जो लॉस होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है ना लॉस में और सेलिंग प्राइस कम होती है, तो कॉस्ट प्राइस में से जब सेलिंग प्राइस लेस करते हैं तो हमारा लॉस आता है, और जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ये आप नोट कर लो पहले दोनों चीजें, उसके बाद ये फार्मूले जो हैं, ये दो फार्मूले जो हैं ये आपके मेन हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। और जो प्रॉफिट अगर हमें परसेंट निकालनी है, क्योंकि अभी तक हम परसेंट टॉपिक पढ़ रहे थे, तो अगर हमें कभी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों का परसेंट निकालना आ जाए, तो हाउ वी विल फाइंड द परसेंटेज, दोनों की परसेंटेज चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला नोट कर लेना, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस अप इनटू 100। ये फॉर्मूला जो है आपने अच्छी तरह से इसको नोट करना है और इसको लर्न भी करना है। और लॉस परसेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो है वो जब कैलकुलेट करना है तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। दोनों किस पे कैलकुलेट करने हैं, कॉस्ट प्राइस पर। नोट डाउन दिस फॉर्मूलाज। बिजनेस में ज्यादातर जो प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट होता है वो एज पर द परसेंट के हिसाब से जो है, वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट, और कि कितने परसेंट लॉस हुआ बिजनेस में, या कितने परसेंट लॉस हुआ या कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ,
तो ये परसेंटेज जो है वो निकालने का मेथड जो है आई हैव रिटन दिस, आप नोट कर लो। आपको एक तो क्वेश्चंस बताती हूँ। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये फॉर्मूले आपकी कॉपी पे होने चाहिए। Now I am taking one example first and then we will do the exercise 8.3। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि एक डीलर ने एक शर्ट जो है वो खरीदी है। ए डीलर, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, ए डीलर बाय अ शर्ट ₹500 and sold it at rupees 550. What is the profit? What is the profit and profit percent? ठीक है, दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है। और यहाँ पर पजल नहीं हो जाना। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस। इसको जो उन्होंने जो ट्रांजैक्शन की थी 500 की खरीद के 550 की सेल कर दी, तो इस ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। अगर यहाँ पर व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस, कभी कभी दोनों चीजें कंफ्यूज करने के लिए लिखी होती है और बच्चे सोचते हैं कि प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं था तो लॉस हुआ होगा, तो लॉस परसेंट निकाल देते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। एक डीलर ने कितने में शर्ट खरीदी है? 500 रुपीज में। तो कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है? खरीदने को क्या बोलते हैं? द आर्टिकल एट विच द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। कितने में खरीदी थी वो शर्ट? 500 रुपीज में। और सेल कितने की है? कितने में सोल्ड किया है वो आर्टिकल? ₹550 में। तो प्रॉफिट कितना हो गया? हाउ यू विल फाइंड द प्रॉफिट? व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, 550 500 से क्या है? ज्यादा है, तो देन देयर विल बी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फाइंड करने का मेथड क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आपकी 550 है और कॉस्ट प्राइस आपकी 500 है, तो कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ? 50 रुपीस का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। देन व्हाट विल यू फाइंड? आप क्या फाइंड करेंगे? आप प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का मेथड क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है? 50 रुपीज और कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? 500 और इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल हो गई, तो कितने परसेंट डीलर को प्रॉफिट हो रहा है? 10%। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? कैसे फाइंड आउट करते हैं एक बार फिर से बता रही हूँ। जैसे एक डीलर ने एक शर्ट खरीदी 500 रुपीज की और सेल कितने में करी? 550 की। तो अगर उसको यहाँ पर ये लिखा होता है व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस इन दिस ट्रांजेक्शन, तो ये आपने माइंड लगाना है कि उसे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। अगर तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, देन देयर विल बी प्रॉफिट, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है। अगर यही शर्ट उसने 500 की खरीद के 450 की सेल कर दी, तब उसे क्या होगा? तब लॉस होगा 50 रुपीज का। तब आप माइनस कैसे करेंगे? तब आप यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तब उसमें लॉस होगा। और लॉस परसेंट फाइंड करने का मेथड क्या होता है? लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 500, सेलिंग प्राइस कितनी थी? 550।
तो प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो 550 में से 500 चला गया, ये आ गया आपका 50। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करते हैं? प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना आया था आपका 50, 50 अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना है 500 और इनटू में क्या है 100। जब परसेंट फाइंड करनी हो तो यहाँ पर हम 100 लगाते हैं, ठीक है। और जब परसेंट हटाना हो तो हम डिनोमिनेटर में 100 लगाते हैं। तो कितने परसेंट इस ट्रांजैक्शन के ऊपर कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है? 10%। नाउ यू विल ट्राई 8.3 एक्सरसाइज, क्वेश्चन 1 2 3 तक आप ट्राई करना, ठीक है। और 3 के 2 पार्ट्स हैं, ये ट्राई करके देखना। और एग्जाम्पल्स में भी जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो भी आप ट्राई करना। और टुमारो वी विल टेक some more questions related to this exercise 8.3. If you have any doubt regarding this question, then you can ask. आज हमने न्यू टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था, और अगर कोई डाउट होगा तो टुमारो वी विल टेक। And write down all the formulas related to the profit and loss in your notebook also.